और सभी को मिला के जो बनता है दैट इज द एआई। मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि डीए इज द सब पार्ट ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस ये हो गया हमारा पूरा, और कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा साइंस इज कॉल्ड एआई। तो डीए यदि हम पढ़ रहे हैं, डीए में कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी लर्न कर, चुप हो जाओ, ये बातें कौन कर रहा है आपस में, खुद से करिए ना क्वेश्चन। तो डीए में कुछ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ने हैं, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी डेटा साइंस में पढ़ना है, बट ये सबके साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजी ऐड हो जाता है, दैट बिकम अ डेटा साइंस, और वही पूरे कॉम्बिनेशन में क्या बन जाता है हमारा। क्लियर है? तो डेटा एनालिटिक्स में हम आपके सिलेबस आपको ऑलरेडी ऑलरेडी एडेड है क्या? हम सभी को रोड मैप पता है ना डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का? नहीं पता तो मैं सबसे पहले रोड मैप दे दूं आपको। देखो, डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की नीड है। आइदर पाइथन या आर, दोनों में से कोई एक पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली देखो, आर जो है ना वो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा यूज होता है, बायोलॉजिकल डेटा में ज्यादा यूज होता है। सो इससे ये कस्टमाइज लैंग्वेज है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा ये पॉपुलर नहीं है। इससे ज्यादा कौन यूज होता है? हमारा पाइथन। तो आर की कंपेरिजन में पाइथन करना ज्यादा इजी है और ज्यादा रिलायबल है। देन एक हमें डेटाबेस की नीड पड़ेगी, माई और माई SQL के साथ साथ आपको एक और डेटाबेस लर्न करने की नीड होती है, पोस्ट ग्रेस SQL। क्योंकि देखो ये ना बेटा, माई जो है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है, तो पोस्ट ग्रेस SQL हमें आना ही चाहिए। तो यदि मैं एक कराऊंगा ना तो दूसरे का आइडिया दे दूंगा, दूसरे कर को आ जाएगा अपने आप, ये अलग अलग नहीं है, सिमिलर ही है। इसके बाद हमें एक लर्न करने की नीड होती है एडवांस एक्सेल। ये तीन ऐसे टेक्नोलॉजी हैं आपके पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में, जो जिनकी कोई इंडिपेंडेंट मतलब जिनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप? मीन्स व्हाट, किन तीनों को हमें कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का सेंस है, या तो आप वन बाय वन पढ़ लो, या आप इन तीनों को एक साथ भी स्टार्ट करो। ये सारे इतनी जितने भी हैं आपस में, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इन दोनों आपस में इनका लिंक्ड नहीं है। मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं यूज करते, इसका कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं। जब आप प्रोजेक्ट पार्ट में पहुंचोगे तब इन सबका कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, बट स्टार्टिंग में लर्निंग पर्पज से हमें इन सबों को इंडिपेंडेंट है, मतलब इन सबों को एक साथ हम लर्न कर सकते हैं। जब आप पाइथन कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में स्टैट्स भी उसे कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स को आप अपने डेटा पे मैन्युअली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए नीड पड़ती है किसकी? कुछ पाइथन की लाइब्रेरी की। समझ गया नहीं समझ गया आप? तो जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ोगे तो इसके लिए कुछ लाइब्रेरी की नीड होती है, पांडाज, नमपाई, सीबॉट, ये पढ़ेंगे। और इसके डेटाबेस के बाद हमें पढ़ना होता है मोंगो डीबी। ये भी एक डेटाबेस ही है। तो इसके बाद ही ये शुरू होगा। एडवांस एक्सेल के बाद आपका शुरू होता है VBA। ये हमारे एक्सेल सीट को ऑटोमेटेड करने में हेल्प करता है। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो BI टूल, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। BI टूल के में पावर BI आपने सुना होगा, टैबलू सुना होगा, और एक लुकर, ये मोस्ट पॉपुलर BI टूल्स हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये था सिलेबस डीए का। ये देखो, ये जो सिलेबस था ये डीए का था, ये रोड मैप था। मतलब आप इन तीनों को एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, बट स्टैटिस्टिक पढ़ने से पहले आपको पाइथन आना चाहिए। इसके पढ़ने से पहले आप ये कर लो, इसके कंप्लीट होने से पहले ये होना चाहिए। देखो अब आप पे डिपेंड है, आप इसको भी शुरू कर लोगे, बट आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए जिस लेवल, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हम इस रोड मैप को फॉलो करें। ठीक है? तो देखो इसी के आगे यदि हम बढ़े, देखो यहाँ तक था हमारा, यहाँ तक तो हमने आपको बताया कि ये था आपका क्या, डीए। इसी के आगे यदि आप मशीन लर्निंग पढ़ लिए, ये बन गया डेटा साइंस। और यदि आपने डीप लर्निंग भी कंप्लीट कर लिया, देन बिकम एआई। ये पूरी सिलेबस क्या हो गई आपकी, एआई हो गई। तो डीए में यहाँ तक का लर्न करना, आपने देखा ना, डीए में यहाँ तक का पार्ट है, ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो डीए बन रहा है, इन दोनों को स्किप किया गया है। तो ये दोनों यदि आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, देन वी कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, या एज हम डेटा साइंस ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए आप? तो डीए और डीएस में डिफरेंस नहीं है। यदि हम डीएस भी पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम डेटा, डीए भी लिए है तब भी हम डेटा साइंस के पार्ट अलग पढ़ रहे हैं, अलग नहीं है ये। मतलब डेटा साइंस के इंटरव्यू में भी आप बैठ सकते हो, यदि आप खुद से ये ML पढ़ लो। डन। अब हम जो इसमें ये सारे टेक्नोलॉजी जो है क्या रोल प्ले करते हैं, इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। लाइट ऑफ कर देना एक बार जयंत। तो हम लोग लर्न करने वाले हैं सबसे पहले एक्सेल। हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट वन इज द एक्सेल। सो ध्यान से देखना। एक्चुअली इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसको एडवांस एक्सेल आपके सिलेबस में लिखा हुआ होगा। तो सेम थिंग, एक्सेल या एडवांस एक्सेल बोथ सेम। स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। तो इन डेटा एनालिटिक्स ऑल ऑफ फर्स्ट
वी नीड टू गैदर द डेटा। डेटा एनालिटिक्स में आप देखे हो नाम से ही पता चल रहा है, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है बताओ, इस व्हाट इज द प्री रिक्विजिट थिंग्स? Data. Yes or no? If we have data, then implement science on this data. If we have data, then we can analyze whatever things. If we do not have data, then we cannot do anything. Yes or no? तो इस बात से आप एग्री हो? तो मीन्स व्हाट, सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डेटा की। क्योंकि डेटा, तो डेटा को आप दो तरीके से अपने पास कैरी कर सकते हो। या तो मैन्युअली आप एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा को क्रिएट कर लो, जैसे आप जानते होगे मैन्युअली एक डेटा को क्रिएट कर लो, या फिर हम डेटा को किसी लोकेशन से गैदर कर लो। तो डेटा क्रिएशन करने की जरूरत नहीं होती है, हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टूल अवेलेबल है ना, जिसपे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डेली बेसिस पे क्रिएट हो रही है। तो हमें डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कैरी करने की नीड है। तो देखो, जो सबसे पॉपुलर रिसोर्सेस है वो बताता हूँ। आप देखे होगे AWS और ये जियो, ये दो पॉपुलर रिसोर्सेस है। इसे कहा जाता है क्लाउड इन्वायरमेंट, जो हमारी डेटा प्लेस हो सकती है। ये सोर्स वन हुआ। डेटा समटाइम कभी डेटाबेस सर्वर पे भी हो सकती है, डीबी सर्वर, जैसे सिक्वल सर्वर, ओरेकल सर्वर है ना। और डेटा हमारी कभी लोग किसी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकती है, वेबसाइट पे भी, समझ गए। और डेटा कभी कभी हमारी किसी लोकल मशीन में भी होती है। तो ये चार डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, सोर्स फोर, जहां पे हमारी डेटा स्टोर। क्या क्लियर हुआ हम सभी को? ये चार ऐसे सोर्सेस हैं जहां पे हमारी डेटा क्या होती है? स्टोर होती है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? अब इन डेटा को इस लोकेशन से कैरी करने के कितने वे? तो मल्टीपल वे हैं। जैसे आप यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर लो, नहीं, या फिर इसमें एक्सेस करके इस पूरी डेटा को डाउनलोड कर लो, मल्टीपल वे है करने का। तो बट अभी जो सबसे मतलब रिलायबल और सबसे बेटर जो अप्रोच यूज कर रहे हैं लोग, एपीआई यूज कर रहे हैं। विच वन? एपीआई। एपीआई के थ्रू हम डेटा को किसी भी लोकेशन से एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं। एपीआई नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एपीआई, आई विल क्लियरली से दैट एपीआई इज नथिंग बट जस्ट अ वे, जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट अ टेक्निक that help us to establish live connection between database to use। आपकी जो सोर्स है जहाँ पे आपकी डेटा अवेलेबल है वो, और आप जो रिसोर्स यूज कर, रिसोर्स मीन्स मोबाइल, कंप्यूटर जो यूज कर रहे हो, इनके बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश कर। लाइव कनेक्शन मतलब समझे क्या? नहीं, जैसे आपके फोन में जो वेदर का अपडेट होता है, ये तो लाइव इंफॉर्मेशन है। ये और नो? तो आपको बताता रहता है कि अभी 12 डिग्री टेम्परेचर है, 4 आवर्स बाद रेनी सीजन होगा। ये और नो? और आप देखोगे जैसे ही फ्लाइट मोड में आपने फोन डाला, हमारी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। ये और नो? तो हमें अब ये कैसे हो रहा है? बाई द हेल्प ऑफ एपीआई। क्योंकि आपके फोन में कोई वेदर का डेटाबेस नहीं है, आप चेक कर सकते हो कि आपके फोन में कोई वेदर का डेटाबेस है नहीं। ये डेटा कहाँ है? किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में। और उस क्लाउड इन्वायरमेंट में कोई अपडेट कर रहा है, और उसकी फॉरकास्टिंग हम जितने भी यूजर है सभी जगह होता है। ऐसा हो? तो यही तक। और इससे एक फायदा ये भी होता है, जैसे देखो मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे वेदर की सिर्फ तीन ही इंफॉर्मेशन तो नहीं होती ना, बहुत लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। वेदर में की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शंस, फिर हमारे सी लेवल से हमारी कितनी है, तो बहुत सारी चीजें होती है। बट हमें सिर्फ कितनी चीजें एक्सेस होती है? ओनली टू थिंग्स। क्या क्या? टेम्परेचर और फॉरकास्टिंग, यही दो चीजें होता है। तो इस ये कैसे पॉसिबल है एपीआई के थ्रू? पहले क्या होता था कि यदि आपको किसी डेटा पे काम करना है तो पहले पूरी डेटा को गैदर करो, मतलब पूरी डेटा डाउनलोड करो फिर वर्क करो। जैसे सपोज इसी तरीके में बात करता हूँ, जैसे मुझे कोविड के डेटा पे काम करना है, सपोज जस्ट, तो कोविड की डेटा कहाँ पे होगी? डब्ल्यूएचओ के पास होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा। इंटायर डेटा पूरी दिल्ली, इंटायर वर्ल्ड की, तो पूरे इंटायर वर्ल्ड की डेटा होगा तो 100 मिलियन जीबी हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है। बट हमें सिर्फ एनालिसिस किस पे करना है? इंडिया के डेटा पे। तो पूरे डेटा को हमें गैदर करने की कोई नीड है? बट पहले क्या होता था? पूरी डेटा को कैरी करो फिर उस पर वर्क करो, जिससे क्या होता था? हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें एपीआई ने हेल्प, इसमें एपीआई हमारा हेल्प करता है। एपीआई के थ्रू हम सिर्फ अपने डेटा को हैरानिकल वे में एक्सेस करते हैं, जितना चाहिए जितना रिक्वायर्ड। बाकी डेटा को क्या कर सकते हैं हम? समझ में आया नहीं है सबको? तो ये तरीका है। डन। इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से अपने डेटा को गैदर करने के लिए क्या यूज करेंगे? बट एक प्रॉब्लम है, एपीआई से जब डेटा को एक्सेस करते हो ना, तो डेटा आपकी जेएसएन फॉर्मेट में आती है। जेएसएन फॉर्मेट या एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट होती है। जेएसएन और एक्सएमएल फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, आईडी देन वैल्यू। मतलब मेरा कहने का सेंस है की विथ वैल्यू होती है, हमेशा की पहले होगा फिर वैल्यू, फिर की फिर वैल्यू। तो हम इस तरह के डेटा पे काम नहीं कर पाएंगे ना, ये सर नो। हमें कैसे डेटा चाहिए? टैबुलर फॉर्मेट में।
क्योंकि इस तरह के डेटा पे हमारा लिए वर्क करना इफिशिएंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। जिस डेटा को हमें इस टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले यूज हुआ करता था डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट, क्या होता था, डेटा माइनिंग, जिसके थ्रू अपने नीड अकॉर्डिंग डेटा को हम फिट करते थे। अब हम डेटा माइनिंग की यूज नहीं करते, हमारे पास मल्टीपल टूल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी डेटा को अपने नीड अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पॉपुलर टूल है एक तो हमारा एडवांस एक्सेल हो गया, जिसके थ्रू आप अपनी डेटा को अपने नीड अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर हमारा बीआई टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जैसे पावर बीआई, टैबलू, और थर्ड वन इज द पाइथन। ये तीन ऐसे पॉपुलर टूल है, टेक्नोलॉजी हैं जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को अपने नीड अकॉर्डिंग गैदर कर सकते हैं, और किसी भी डेटा कहीं से भी एपीआई के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन से लेके डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये तीनों टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एबिलिटी है। मतलब एडवांस एक्सेल के थ्रू भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से थ्रू एपीआई, बीआई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, एज वेल एज पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, तीनों की प्रोस्पेक्टिव जब एक है, एक ही प्रोस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये सुनो बताओ। एक ही पर्पस को फुलफिल करने के लिए तीनों की नीड क्यों है? काम तो एक ही कर रहा है, तो ये तीनों का क्या यूज करना, क्यों करेंगे? कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। एक्सेल जो है वो लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा को, तो 500 से भी डेटा होना तो एक्सेल हमारा रिलायबल, उससे बड़ी डेटा का यूज करेंगे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उससे भी बड़ी डेटा बिग डेटा का यूज करेंगे हम पाइथन। पाइथन हैव एबिलिटी टू वर्क विद बिग डेटा। तो आपके सिलेबस में तीनों टूल एडेड हैं, समझ गए ना? अब देखिए एक्सेल, तो ये थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी वी हैव दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ डेटा। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा कि पाइथन एबिलिटी टू वर्क विद बिग डेटा, दैट मींस व्हाट, पाइथन आल्सो वर्क इन लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा। यदि पाइथन बड़ी डेटा में काम कर पा रहा है तो सिंपल सी बात है छोटी डेटा में तो ऑब्वियसली करेगा। So why we are not using Python? Like place of advanced and BI, क्यों इसके भी हम इसकी जगह पे भी यूज करें? यस और नो? एक्चुअली ये पूरी चीजें डिपेंड करती है नंबर ऑफ रिसोर्सेस। यदि आप देखो, मेरा कहने का सेंस ये है, यदि एक्सेल यदि आप यूज करते हो तो जितनी, यदि इसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स यूज करते। एडवांस एक्सेल आपसे 4 जीबी रैम में आपको सिस्टम में रिलायबल होकर चलता है, प्रॉपर चलता है। आप देखिए या पावर बीआई यूज करो तो आपको एटलीस्ट 10 जीबी रैम की रिक्वायरमेंट होती है। ये पूरी डिपेंड किस पर करता है, रिसोर्सेज पे। यदि हमें एक्सेल की नीड जो पावर बीआई लगाए हैं डायरेक्टली में रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना आप चीजें? तो आप पूरी की पूरी चीज किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ डेटा पे। ये थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल तो है, बट आप यूज किस यहाँ पे करोगे, जिस भी यहाँ पे आपको यूज है, मतलब जिस जितने नंबर अमाउंट ऑफ डेटा है ना? तो हमें तीनों चीजें एडेड है हमारे सिलेबस में। व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ एडवांस एक्सेल वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम व्हाटएवर लोकेशन, जैसे पॉपुलर ये इन तीनों लोकेशन से कर सकते हो आप, चाहे वो क्लाउड इन्वायरमेंट रहा हो, चाहे कोई डेटाबेस का सर्वर रहा हो, जैसे सीक्वल सर्वर, ओरेकल सर्वर आप जानते होंगे, एंड वेबसाइट। जैसे मुझे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप मिलेंगे किसी वेबसाइट में, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस कहीं से भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वाया एक्सेल, वाया बीआई टूल, वाया पाइथन। वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ डेटा कैसे, ठीक है? अब देखो डेटा को किसी भी लोकेशन से जब आप गैदर करते हो ना, तो our data have lots of issues, और डेटा के अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। सो वी नीड टू रिजॉल्व दिस इश्यूज इन स्टेप टू, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस एनालिसिस। हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेटा को डायग्नोसिस एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस नाम से पता चल रहा है। इसको कुछ लोग डेटा क्लीनिंग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, सुने हो आप सभी लोग? ये सिर्फ सिनोनिम्स है, इसी को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग, इसी को बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? तो डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए एक्चुअली होता क्या है, तो समझो जैसे हमारे पास एक डेटा थी, दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस डेटा के अंदर कैसी डायग्नोसिस करते हैं सो समझना। जैसे देखो कैसी, एक्चुअली जब आप डेटा को किसी भी लोकेशन से गैदर करते हो ना, तो डेटा आपके नीड के अकॉर्डिंग नहीं आती है, वो डेटा लॉट्स ऑफ थिंग, जैसे आप रियल लाइफ में गोल्ड माइनिंग होता है, तो सिर्फ गोल्ड नहीं आता, मल्टीपल मेलिशियस थिंग्स भी आ जाती है, सर नो? जैसे ये पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल प्लेसेस पे डेटा है ही नहीं, इसको आप नल वैल्यू कर सकते। कभी कभी ये भी होता है कि एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम क्या हो चुकी है, रिपीट हो बाय डिफॉल्ट। कभी कभी ये भी होता है कि मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है, मतलब सपोज करो मैक्सिमम डेटा 10 to 100 के बीच में है, और कुछ डेटा बहुत बड़ी है, और कुछ डेटा बहुत ज्यादा छोटी है। देख रहे हो ना, ये -100 बहुत छोटा हो गया,
और ये बहुत बड़ा हो गया, ये सब। तो दिस इज कॉल्ड आउटलायर्स। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती होगी, सो देखो जैसे आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऐसे है, बट इस पॉइंट की वजह से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या हो पाएगा या नहीं, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जैसे डेटा एक रेंज में है तो डेटा बिल्कुल ऐसा होगा ना, ऐसा दिखेगा बिल्कुल, वेल कर्व फॉलो करेगा, जिसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। बट एक डेटा एक दो पॉइंट बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा, नहीं है सब। तो इस प्रॉब्लम को भी हमारा मोटो होता है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे वट एवर रहा हो, चाहे ऐसे रहा हो, चाहे वट एवर रहा हो ऐसे रहा हो, बट हमें मेन मोटो क्या होता है कि हम किस में कन्वर्ट कर पाए उसको नॉर्मल। समझ गए? इस तरह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे डेटा के अंदर, उससे अपनी नीड अकॉर्डिंग हमें फिट करना पड़ता है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स। आपके सिलेबस में एडेड होगा, आपने देखिएगा। तो स्टैट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को डायग्नोसिस करें। अब स्टैट्स क्या है, मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा होगा, स्टैट्स 10th 12th पार्ट में मैथमेटिक्स है ये, है ना? तो मैथड जिसे मैंने कहा कि हमारे पास एक कॉलम है एज, इसका मुझे मीन कैलकुलेट करना है। एवरेज जो होता है वो स्टैट्स का ही तो पार्ट है, मुझे मीन कैलकुलेट करना है। तो क्या आप इतनी बड़ी कॉलम में से मैनुअली मीन कैलकुलेट कर लोगे? जैसे इस डेटा के अंदर रो 10 5 नहीं होते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। तो क्या पॉसिबल है मैनुअली इस पूरे एज का मीन कैलकुलेट करना, या इस पूरे कॉलम में ये पता करना कि कहाँ कहाँ पे नल है या नहीं है? नल मतलब देयर इज नो वैल्यू, ब्लैंक सेल। तो फाइंड आउट करना मैनुअली पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन हमें टूल या कोई ना कोई टेक्नोलॉजी। तो स्टैटिस्टिक्स को अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए, और स्टैट्स को क्यों इंप्लीमेंट करना पड़ता है अपनी डेटा पे, डेटा को क्या करना पड़ता है, डायग्नोसिस। क्योंकि देखो डेटा के अंदर यदि प्रॉब्लम्स है, डेटा के अंदर मैलिशियस थिंग्स हैं, तो उस पर यदि आप वर्क करोगे या उस पर जो रिजल्ट भी जनरेट होगा वो भी हमारे लिए क्या होगा, मैलिशियस। तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि अपने डेटा के अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का, बैकबोन है, दुनिया का ध्यान से। और इसमें ही सभी को परेशान होगा। पूरे डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में आपको स्टैट्स ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको परेशान करेगा, और पूरे कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ है, सब इजी पड़ेगा। जब भी आप इसकी बैच स्टार्ट हो गई ना, तो इसको थोड़ा टेक केयर पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, है ना? तो ये पूरे डेटा साइंस का एक्चुअली बैकबोन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस डेटा को मतलब हमें फिर से ये, मतलब डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए भी हमें किसकी नीड पड़ेगी, आपको समझ में आ गया होगा। इस डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए भी एक्सेल हमारा काफी कैपेटेबल है। फिर हम पाई इसके बीआई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, और फिर हम पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ डेटा। जैसी डेटा है उसके अकॉर्डिंग यूज कर लो। मीन्स व्हाट, एक्सेल हैव एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, एक्सेल हैव आल्सो एबिलिटी टू परफॉर्म डेटा क्लीनिंग, जिससे आप टेक्निकली ट्रांसफॉर्म द डेटा करते हो। यहाँ पे दो बॉडी होता है, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोज। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ, डेटा को डायग्नोसिस करना, और ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, डेटा का ओरिएंटेशन चेंज करना। मतलब कॉलम रो बनाना, रो जैसे हमारे डेटा में 4 कॉलम 5 रो थे, हमने उल्टा कर दिया, 5 रो 4 कॉलम, मतलब रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, डेटा को डायग्नोसिस करना, है ना? और ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा को चेंज करना। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को डायग्नोसिस। डन और नॉट डन, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दो स्टेप हमने परफॉर्म किया, दोनों स्टेप्स में आपको यूज समझ में आया। तो एक्सेल ये भी काम करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये भी करता है। तो स्टैटिस्टिक्स तो कोर पार्ट हुआ, बट डेटा को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सेल की नीड पड़ेगी ना। अब जब डेटा डायग्नोसिस हो गया, मतलब अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा क्लीनिंग कर लिया अपने। अच्छा एक चीज और, हमें क्वेश्चन है आप सभी से, क्या डेटा, सॉरी, डायग्नोसिस एनालिसिस का कोई सेट ऑफ स्किल होता है, सेट ऑफ स्टेप पॉसिबल है? क्या डायग्नोसिस एनालिसिस का स्टेप फिक्स कर सकते हैं हम, कितने स्टेप्स होते होंगे? पॉसिबल, सोचो एक बार, आईक्यू लेवल पे नहीं पॉसिबल है। डायग्नोसिस एनालिसिस में फिक्स स्टेप डिफाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो आपको तो डिपेंड करेगा डेटा है ना, कितनी लेवल पे उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, उतनी लेवल पे सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे रियल लाइफ में हमारे घरों में आरओ लगे होते हैं, तो क्या हम बता सकते हैं कि हमारी आरओ कितनी फिल्टर करते हैं? जितना ज्यादा पानी गंदा है उतना फिल्टर होगा, जितना कम गंदा है उतना कम फिल्टर होगा, ये सॉल्व होगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, डेटा। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी फिक्स स्टेप ऑफ डायग्नोसिस एनालिसिस, हाउ मेनी फिक्स स्टेप टू डेटा क्लीन, तो क्लियरली शो देयर इज ओनली फिक्स स्टेप, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन डेटा। और डेटा है हाउ मच analysis things, on behalf of that one we can perform, yes or no? क्या क्लियर हुआ हमें? तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए तीन टूल और टेक्नोलॉजी की नीड है, क्या क्या, एक्सेल, बिल्कुल क्लियर हुआ है, समझ में आया सबको, यस और नो?
नाउ स्टेप थर्ड इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसको क्या कहते हैं हम? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर में डायग्नोसिस करता है, तो हमारी बॉडी को चेक किया और फिर बताता है ना कि आपकी बॉडी में ये सारी चीजें हैं और इस तरह की चीजों का आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ये सब चीजें खाना होगा। ये सुनो, तो फिर हम अपने डेटा को पहले एक्सट्रैक्ट किए, फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस किए, अब उस डेटा पे प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जैसे कि क्या, जैसे देखो हमारे पास एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा थी। देखो ये बिग मार्ट की डेटा थी, सपोज करो हमें बिग मार्ट की डेटा थी। ये 2022 से लेके अभी तक मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया। तो ये ओवरऑल कितने साल की डेटा है? 3 साल की डेटा है, 22, 23, 24, 25, ये सब। तो अब हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे सेल्स एनालाइज करनी है, ईयरली बेसिस पे। तो 2022 में कितना हुआ, 23 में कितना हुआ, 24 में कितना हुआ और 25 में। तो क्या हम इजीली ऐसे टेक्स्ट टेबल टेबल के फॉर्मेट में बता सकते हैं ना कि 22 में इतना का हुआ था, 23 में इतना का, 24 में, ये सब। बट ये डेटा, यदि इस डेटा के अंदर प्रॉब्लम होता तो क्या ये टेबल जो जनरेट होता सही होता? नहीं पॉसिबल था ना, ये सब। कभी पॉसिबल ही नहीं है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जब तक डेटा को डायग्नोसिस नहीं करूँ तब तक पॉसिबल ही नहीं है ये सब। इसी डेटा को, जो ये आपने जिस टेबल के फॉर्म में डेटा जनरेट किया, इसी को हम क्या ऐसे चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा यूजर को, ये सब। इसी को कहा जाता है, देखो इसको बार चार्ट भी लोग कहते हैं, और टेक्निकली दिस इज कॉल्ड विजुअल। इसको क्या कहते हैं? विजुअल। तो हमने क्या बनाया, अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटा पे रिपोर्ट जनरेट किया। अच्छा, इसी को मंथ वाइज करना होता तो, कि मंथ वाइज हमें चेक करना है कि जनवरी 2022 में कितनी सेल हुई थी, फरवरी 2022 में कितनी हुई थी। इस तरह से हमने टेबल बनाया। क्या ये कितनी कॉम्प्लेक्स टेबल होगी, ये और नो? होगी नहीं होगी बताओ? जैसे जैसे जाने के बाद जनवरी 2023, फिर मार्च, फिर इस तरह से दिसंबर तक, फिर जनवरी 2024, इस तरह से एक बहुत बड़ा सा टेबल बनेगा। इसी को यदि मैं लाइन चार्ट रिप्रेजेंट करूँ तो ज्यादा क्लियर भी होगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे बना लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग 22, ठीक है। दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग 23, और दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग 24, और दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग वट एवर, यस और नो? क्या हम इजिली देख नहीं सकते तीनों साल में हमारी सेल्फ एनालिसिस क्या रही होगी? आप देख देख पा रहे हो ना कि जनवरी में पिछले 3 सालों में हमारी सेल्स अप हो रही है या इस मंथ में डाउन हो रही है? देख सकते हैं ना या नहीं देख सकते बताओ? एक सिंगल व्यू में हमें समझ में आएगा कि जनवरी में हमारी पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल की सेल क्या हुई है, डाउन हुई है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? तो इस तरह के जो रिपोर्ट्स होते हैं, अब देखो यदि हमारी सेल डाउन हो रही है तो हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा कि हमारी किस रीजन से सेल डाउन हुआ है। जैसे मेरे कहने का सेंस है कि बिग मार्ट जो है कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करता है। तो हमें अब ऐसा भी नहीं होगा कि हर कैटेगरी में हमारी सेल डाउन हो गई होगी। हर कैटेगरी वाइज चेक करना होगा, ये सॉल्व। तो अब हर कैटेगरी वाइज चेक करो, तो कैटेगरी वाइज के लिए मैं क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट बना सकते हैं। हम बनाएंगे ये सब चीजें, हम समझाएंगे आपको। जैसे हमने पाई चार्ट बनाया, ये 2022 का है, जिसमें हमने बताया कि क्लोथ सेक्शन पे हमारी 2% की सेल हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे 20% हुई थी, इस पे 18%। इस तरह से हमने बनाया पूरे का 100%। इवन ये भी दिखा सकते हैं कि इतने मिलियन का सेल इसने किया था, इतने थाउजेंड का ये किया था, इतने थाउजेंड का कर सकते, दिखा सकते हैं। इसी तरह से तीनों साल का बना लिया हमने, 22, 23, और हमने 24, से तीनों साल का बना लिया, समझ गए? अब इजिली हमें पता नहीं चल जाएगा कि किस साल किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारी सेल डाउन हुई, बताओ ये सब? क्या इजीली पता चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे सपोज आपने फाइंड आउट किया कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे जो सेल है वो डाउन हो गई है, सपोज हमने ये एनालाइज किया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे हमारी जो सेल पिछले 3 सालों में सबसे कम इसी साल। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में चेक करना पड़ेगा कि अब कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा कम हो गई है। अरे कोई बात नहीं, हंसने की बात। इस वजह में मत हंसा करो, उल्टा हो जाएगा। इस सबके मत हंसाना, दिमाग का हंसना। तो मैं ये समझा रहा था कि आपकी, यदि आप सपोज करिए फाइंड भी कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में सेल डाउन हो रही है, तो अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेल अप करना। हमारा तो मेन मोटो यही रहा है ना। तो सेल अप करने के लिए आप रीजन ढूंढोगे कि सेल डाउन होने का रीजन क्या है। सी पॉसिबल है, अभी विंटर सीजन है और आप अभी समझ के रख रखे हो फ्रिज कूलर, तो क्या सेल होने वाली है? नहीं। क्या अभी हम यदि अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे फ्रिज कूलर रख रखे हैं तो क्या सेल होगा? कभी भी नहीं होगा। अभी हमें विंटर सीजन के सामान रखने चाहिए, हाँ ये सब हो।
इसी से आगे देखो, तो ये अपने फाइंड आउट की एक तरीके रीजन तो ये हो सकता है कि आपने गलत प्रोडक्ट रख लिया लोकेशन में, या दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपकी कंपटीटर्स सपोज करो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कितना परसेंट, आपकी आपके जो कंपटीटर्स हैं वो 30% प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सिर्फ कितना दे रहे हो, 20%। ये भी एक रीजन हो सकता है, नहीं हो सकता? तो अब आपको यदि सेल अप करनी है तो आपको भी 30 से 35 देना पड़ेगा, तभी आपको पॉसिबल है सेल अप होना, यस और नो? तो यदि हमें सेल अप करना है तो 35 मतलब 15% इसमें फ्री डिस्काउंट देनी है, तो 15% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बजट से अलाउ नहीं करेगा ना। तो फिर ये 15% कहाँ से मैनेज करोगे? तो यहाँ पे रोल आता है बिजनेस। देखो यहाँ तक का काम था डेटा एनालिस्ट का, जो डेटा को गैदर किया, डेटा को डायग्नोसिस किया, फिर उससे रिपोर्ट जनरेट कर दिया। अब ये बिजनेस मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी जनरेट करना पड़ेगा ना। क्या, क्योंकि बाकी देखो बाकी कैटेगरी पे तो सेल्स बढ़िया थी ना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे कम हुआ है। जिसपे सेल हमारी बहुत ज्यादा अच्छा है उस पे क्या हम 2-2%, 1-1% बढ़ा के 15% मैनेज कर सकते हैं, यस और नो? बट ये कौन करके देते हैं? बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पे रोल आता है फिर बिजनेस एनालिस्ट, जो अपने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट करते हैं, अपने लॉजिक के बिहाफ पे, अपने मार्केटिंग रिसर्च के बिहाफ पे बिजनेस स्ट्रेटेजी जनरेट करते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी का हम सेल अप करें, किसका हम डाउन करें। क्योंकि पॉसिबल है ना कि जैसे जो बढ़िया सेल हो रहा था उस पर हमने 2% टाइप बढ़ाया से मतलब अपनी एमआरपी, और उसकी सेल बिल्कुल डाउन हो गई, पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान देना होगा कि कौन से प्रोडक्ट पे कर सकते हो, सभी पे नहीं कर सकते आप, ये समझ लो। तो ये जो जैसे बिजनेस एनालिस्ट जो आप देखोगे प्रोफाइल होता है, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट में सभी को प्रिविलेज देते हैं, बट बिजनेस एनालिस्ट में उसी को रखते हैं जिनका एमबीए बैकग्राउंड रहा या बीबीए रहा हो, आपने सुना होगा। तो यही बिजनेस एनालिस्ट का रोल है, बट सेट ऑफ स्किल दोनों का सेम है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो या बिजनेस एनालिस्ट हो, सभी को पढ़ना सेम ही पड़ेगा। समझ गया, नहीं समझ गया? तो इसी के आगे होता है, देखो ये तो स्टेप समझ में आ गया होगा, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्टिव, जो डेटा साइंस का पार्ट था उनके लिए बता रहा हूँ, स्टेप थर्ड, या डेटा साइंस प्रोफेशनल जिनको कहते हो, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। देखो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में जो है ना वो हमारी क्लीन डेटा पे ही काम करती है, मतलब डेटा क्लीनिंग हो रखा है तभी प्रिडिक्टिव एनालिसिस होगा। तो इसके लिए हमें जो नीड है डेटा की, कैसी डेटा की नीड है? क्लीन डेटा की नीड है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में होता क्या है सो बताता हूँ, जैसे नाम से पता चलता है प्रिडिक्शन का काम करता है, यस और नो? तो प्रिडिक्शन मतलब किस तरह की प्रिडिक्शन? जैसे हमने एक वैल्यू दिया 1011, नेक्स्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड किया हमने 1015, इस भी यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? बताओ कैसे आपने फाइंड आउट किया नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1019 यही होगी ना? तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे आप बता पा रहे हो? इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर बना, आप फाइंड आउट किए, उस भी आप आगे के स्ट्रक्चर फॉलो कर लेंगे, जैसा हो। यही हमारा मशीन लर्निंग यूज होता है यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए। वो क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर से स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता है, और उस बिहाफ पे ये न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो जो प्रिडिक्शन है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। तो प्रिडिक्शन एक क्या होता है? हाइपोथेसिस वैल्यू, ऐसा होगा, जैसे आप देखिए बता दें 4 आवर्स बाद रेनी सीजन होगा, एक हाइपोथेसिस है ना कि होगा, नहीं भी हो सकता है। तो जो होगा इसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी है, कितने परसेंट एक्यूरेट रिजल्ट देता है? तो ये 98%, मशीन लर्निंग जो है वो 98% तक सही रिजल्ट देता है, और 2% चांसेज है कि वो क्या हो जाए, लैग कर ले, पॉसिबिलिटी। समझ में आया आपको? तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस का तो आप बताओ, जैसे 98% करेक्ट है, 2% लैग हो रहा है, इस तब भी कहीं हर जगह से यूज नहीं कर सकते हो। जैसे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं तो उस पर क्या एमएल यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, 2% भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ह्यूमन बींग्स की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस और नो? इसको कहाँ यूज होता है? जैसे आपकी वेदर फॉरकास्टिंग हो गई, जैसे आपको पता चला कि 4 आवर्स बाद रेनी सीजन है, नहीं हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो ऑलवेज, यस और नो? दूसरी चीज, जैसे यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सिस्टम आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आता है कि बाद में बताइए, आप सॉन्ग सर्च की उसी तरह के रिलेटेड सॉन्ग आते हैं, नहीं? और कभी कभी देखे होगा कि अनरिलेवेंट वीडियो जा रहे हैं, यस और नो? तो वो रीजन यही 2% लैग होता है। तो इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीप लर्निंग। इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये 99.9% तक करेक्ट कर देता है। तो या इसको ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है वहां पे यूज होता है, जैसे डिजीज प्रिडिक्शन हो गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, मूवमेंट्स रिकॉग्नाइजेशन हो गया, स्पीड डिटेक्शन हो गया, जैसे आपकी ट्रैफिक लगी रहती है, आप देखे होंगे टोल प्लाजा जो लगा रहता है उसमें आपको सारी स्पीड डिटेक्ट करते ही वहां पे डीप लर्निंग।
इमोशन के बिहाफ में बताएगा कि कितनी स्पीड में गाड़ी गई सामने से। क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? तो ये, तो अब एक पॉइंट है आपका फिर से कि डीप लर्निंग जब सबसे अच्छा एक्यूरेट कर रहा है रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट दिख रहा है, तो ये मैं क्यों यूज कर रहे हैं, बंद कर देना चाहिए ना यूज करना। और ये दोनों ना रिसर्च वर्क है, तो पॉसिबल है कल को एमएल 99 तक कर जाए और डीप लर्निंग 100% तक, क्योंकि इसमें रिसर्च चल रहा है, समझ गए ना। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि डीप लर्निंग तो यूज करना चाहिए था, फिर मशीन लर्निंग तो यूज नहीं करना चाहिए था, यस और नो। तो इस पूरी डिपेंड करेगा किस पे। डीप लर्निंग जो है ना बहुत हेवी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा यदि हर जगह से यूज करोगे तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी को भी आपको टैली करना पड़ेगा, समझ गए ना। इसकी कॉम्प्लेक्स भी, जो इसकी जो एल्गोरिदम्स है डीप लर्निंग वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मशीन लर्निंग, और ये दोनों के दोनों मैथमेटिक्स। तो ये था हमें इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस। तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ पूरे लेक्चर को। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने फर्दर क्लासेस में एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज द एक्सेल यदि पूछे तो एक्सेल इज नथिंग बट इट इज एक एप्लीकेशन जो है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट that helps us to extract the data from different location, transform the data जिसको data cleaning करना है, as well as it has also ability to और फॉर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये डेटा को प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी जनरेट करने में हेल्प करता है। ये जो मैंने बताया था ना आपको, इस तरह के चार्ट बनाने में ये तीनों ही हेल्प करते हैं, एक्सेल, बीआई और पाइथन, ये तीनों। प्रिडिक्शन में पाइथन देखो, एक जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में इसमें एक्सेल बहुत कम यूज किया जाता है, इसमें एक्सेल को नहीं के बराबर यूज करते हैं हम। बीआई और पाइथन यूज होता है ये दोनों। तो डेटा एनालिसिस तक का पार्ट एक्सेल से होता है, मतलब हम कह सकते हैं एक्सेल इज नथिंग बट इज अ टूल दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा from different location, and then it's also ability to transform that data, and it's also ability to perform prescriptive analysis। नहीं, इसको हम लोड द डेटा कहते हैं कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग किसी भी विजुअलाइजेशन टूल में क्या करते हैं, अपने डेटा को लोड करते हैं। तो इन तीनों को शॉर्टकट में ईटीएल कहा जाता है, देखो ईटीएल। तो वी कैन क्लियरली से दैट एक्सेल इज नथिंग बट ईटीएल टूल। सो क्या कहा जाता है ना। तो हम एक्सेल के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्शन भी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे और डेटा ये था। जब हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कराते हैं तो रॉ डेटा को एक्सट्रैक्ट होगा एक्सेल से ही ना, बेस लोकेशन तो एक्सेल ही होगा। नहीं, तीनों में से कोई भी, पावर भी यूज हो सकती मैं एनालिसिस के लिए एक्सेल के अलावा पावर बीआई नहीं यूज। है। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जब हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया था, और हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, यस। तो ओवर हियर जब हम लोगों ने मतलब ईयर वाइज सेल्स निकाले, उसके बाद हम लोग चार्ट एनालिसिस पे है, तो यहाँ पे तो बार्स भी तो यूज कर सकते हैं ना for the sales। नहीं वो अभी ना, जैसे ये तो जस्ट एग्जांपल दे, इसमें बहुत सारे चार्ट यूज कर सकते हैं डिपेंड ऑन डेटा। लाइक किस तरह के कॉलम्स हैं या जो चार्ट जनरेट करना है, सभी चार्ट का ना एक स्पेसिफिक को लाइक प्रॉपर्टी है, जैसे बार चार्ट। तो बार चार्ट बेसिकली एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है, पाई चार्ट उसकी अलग है, हिस्टोग्राम उसकी अलग है, लाइन चार्ट अलग है। तो सभी का पर अलग अलग प्रॉपर्टी है, अब ऐसा नहीं कि हर केस में एक यूज कर रहे मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं है जैसे कि आप अपने डेटा को कैसे इजीली रिप्रेजेंट कैसे करें, बस ये मेरा मूल मोटो था। तो कभी कभी डेटा को रिप्रेजेंट करने के टेबल के फॉर्म भी बेटर होता है, कभी कभी हम चार्ट के फॉर्म में भी बेटर। ये बहुत सारे चार्ट होते हैं, पढ़ेंगे अपनी एनालिसिस पार्ट में पहुंचेंगे तो ये तो नहीं, बहुत सारे चार्ट मिलेंगे पढ़ने को, सभी चार्ट का अलग अलग यूज है तो हम पढ़ेंगे। अभी बस मैं एक ओवरव्यू से नहीं होगा कि आपको ये तीनों चीज करना होगा। इट मींस व्हाट कि हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे हम एक्सेल में। सबसे पहले हम डेटा एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर डायग्नोसिस करना देखेंगे, ठीक है, सॉरी। सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन, देन डायग्नोसिस और देन प्रिस्क्रिप्शन। तो ये है हमारा रोड मैप जो मैंने आपको बताया। यदि आपको ये इसको नीड हो तो मैं इसको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। और दूसरी चीजें, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा क्लास के बाद,